हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव शुक्ला और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने नेक्स्ट पार्ट। ये है बेसिकली पार्ट नंबर 5। इस पार्ट के अंदर हम लोग 5 नंबर के अंदर पार्ट के हम देखेंगे कि आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन क्या है। आउटब्रेक का मतलब है कि रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि जब, अगर इसको रिवाइज करें, जब किंग 1774 के ऊपर कहां पर आया बेटा, थ्रोन के ऊपर आया। अब जब थ्रोन के ऊपर राजा आता है तो उसका जो ट्रेजरी है वो क्या है, खाली है। जो उसका ट्रेजरी क्या है, खाली है। 1776 पर 13 अमेरिकन कॉलोनीज की 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करने के लिए राजा क्या भेज रहा है, अपने मिलिट्री ट्रूप्स भेज रहा है। और मिलिट्री ट्रूप्स के भेजने से उसके ऊपर 1 बिलियन लीवर का क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। और आपको मालूम है कि राजा को बहुत सारे अलग खर्चे भी होते हैं। तब राजा ने सोचा कि क्यों ना मुझको कुछ नए फर्दर टैक्सेस इंपोज किए जाने चाहिए। क्यों करने चाहिए, क्योंकि राजा इन डेप्थनेस के अंदर है। राजा किसके अंदर है, इन डेप्थनेस के अंदर है। उसने मोर देन 2 बिलियन लीवर, मोर देन टू 2 बिलियन लीवर का 2 बिलियन लीवर का राजा ने क्या ले रखा है, कर्ज ले रखा है एट द रेट 10% पर एनम। यस और 10% पर एनम। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो राजा ने सोचा कि अब मुझे फर्दर टैक्स को क्या करना चाहिए, इंपोज करना चाहिए। तो 5 ऑफ मई 1789 को राजा ने क्या किया, टैक्स को इंपोज करने के लिए बेसिकली एक स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई। क्या बुलाई, स्टेट जनरल मीटिंग। अब ये स्टेट जनरल मीटिंग क्या होती है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि हर एक स्टेट, बेसिकली कितने स्टेट से आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे आपको पता है कि बेसिकली कितने फ्रेंच सोसाइटी के अंदर कितने स्टेट थे। फर्स्ट स्टेट क्या था, क्लर्जी। सेकेंड स्टेट क्या था, नोबिलिटी। सेकेंड स्टेट क्या था, नोबिलिटी। और यहां पर थे थर्ड स्टेट के लोग। तो इसे पहला स्टेट बोलते थे, इसे दूसरा स्टेट बोलते थे, और यहां पर ये तीसरा स्टेट होता था जिसमें अंदर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, ये सारे आते थे। तो ये बेसिकली थर्ड स्टेट था। तो हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या किया गया, बुलाया गया, और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, बुलाई गई 5 मई 1789। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए। राजा ने सोच तो लिया कि मुझको एक नया टैक्स इंपोज करना चाहिए, लेकिन राजा अपनी इच्छा से नया टैक्स इंपोज नहीं कर सकता जब तक कि ये स्टेट जनरल बेसिकली क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव है। ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, अपने अपने स्टेट को। तो इन स्टेट जनरल्स की जब तक सहमति नहीं होगी तब तक राजा कोई भी नया टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। लास्ट टाइम ये जो टैक्स इंपोज किया गया था ये 1614 पर किया गया था, और अब वो 5 मई 1789 को क्या करता है, स्टेट जनरल की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। अब जब स्टेट जनरल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है तो आप बात समझिएगा, यहां पर स्टेट जनरल की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है उसके लिए आपका जो वर्साय था, जो उसने अपनी रानी के लिए बनवाया था, पैलेस ऑफ वर्साय, उसको क्या किया गया, उसका एक हॉल को क्या किया गया, भव्य तरीके से तैयार किया गया। अब जो आपके 3 स्टेट थे, पहला पहला क्या था, क्लर्जी। दूसरा नोबिलिटी। और यहां पर थर्ड स्टेट था जिसके अंदर आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, एटीसी। यहां पर कौन आते थे बेटा, यहां पर आता था पीजेंट एंड आर्टिजन्स। कौन आता था, पीजेंट एंड आर्टिजन्स।
यहां आते थे लैंडलेस, लेबर एंड पुअर पीजेंट। कौन आता था? पुअर पीजेंट। अब इन तीनों स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट था, ये फर्स्ट स्टेट था, ये सेकेंड स्टेट था, सेकेंड स्टेट था, और ये बेसिकली कलेक्टिव रूप में थर्ड स्टेट था। अब हर एक स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए। क्लर्जी से टोटल कितने रिप्रेजेंटेटिव आए? 300। नोबिलिटी से कितने आए? 300। और इस थर्ड स्टेट से टोटल कितने रिप्रेजेंटेटिव आए जो इस पूरे थर्ड स्टेट को क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ये जो मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1789 पर पैलेस ऑफ वर्साई के एक हॉल के अंदर, तो जो यहां पर थर्ड स्टेट के जो बच्चे थे और जो महिलाएं थी, वुमेन्स थे, और जितने भी पुरुष जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती थी, उनको इस मीटिंग के अंदर घुसने से मना ही कर दिया गया। अब जब ये लोग आ रहे थे, कौन बेटा? थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स। तो ये थर्ड स्टेट के लोगों ने अपना ग्रीवियांस मीन्स क्या होता है? दुख। राजा हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या है? दुखी हैं। और लगभग ये 600 मेंबर्स 40,000 लेटर्स को 40,000 लेटर्स को जिसके अंदर लोगों के क्या थे? दुख थे। उसको क्या करते हैं? लेके आते हैं कि राजा हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं, और प्लीज कोई फर्दर टैक्सेस को इंपोज मत करो। अब जब मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, मीटिंग क्या की जाती है? ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ऑर्गेनाइज के बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक टेबल है, ये मान लीजिए एक क्या है? टेबल है। अब इस टेबल के अंदर ये पहली पंक्ति के ऊपर किसको बैठा दिया जाता है? क्लर्जी को। ये कौन बैठ गया? क्लर्जी। क्लर्जी। और इस अपोजिट एंड पर फेस एक दूसरे की तरफ करके ये किसको बैठा दिया जाता है? नोबिलिटी को। किसको बैठा दिया जाता है? नोबिलिटी को। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको कह दिया गया कि तुम जाकर के इस क्लर्जी और नोबिलिटी के जाकर के क्या खड़े हो जाओ? पीछे खड़े हो जाओ, है ना? तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं ये कहते हैं गजब बेइज्जती है। हमको एक तो मीटिंग के अंदर बुलाया, और मीटिंग में बुलाने के बाद आपको एक चीज और पता है कि मीटिंग अगर ऑर्गेनाइज की गई है तो किस चीज के लिए की गई है? नए टैक्स इंपोज करने के लिए। और आपको मालूम है कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे ये बेसिकली क्या थी? प्रिविलेज क्लास थी। क्लर्जी और नोबिलिटी प्रिविलेज क्लास क्यों थी? क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल राइट थे। जैसे एक क्या राइट था इनके पास कि इनको ना तो टैक्स देना होता था, इन दोनों को टैक्स नहीं देना होता था। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्स। तो जो टैक्स पूरा का पूरा देना होता था वो किसको देना होता था? इस थर्ड स्टेट को। अब थर्ड स्टेट के ही लोगों से टैक्स वसूला जाना है, और इन्हीं के नंबर्स क्या हैं? ज्यादा हैं, और इन्हीं लोगों को क्या कहा जा रहा है कि यू हैव टू रिमेन स्टैंड एट द बैक ऑफ दिस क्लर्जी एंड नोबिलिटी। तो पहली चीज तो ये गलत हुआ। अब दूसरी बात सुनिए, राजा ये चाहता था कि पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तो यहां पर क्लर्जी की क्या की गई थी? एक वोटिंग कराई गई थी अलग, नोबिलिटी की क्या कराई गई थी अलग, और थर्ड स्टेट की क्या कराई गई थी अलग। यानी राजा चाहता था इक्वल प्रोपोर्शनेट वोटिंग। क्या चाहता था? इक्वल प्रोपोर्शनेट वोटिंग। राजा चाहता था इक्वल प्रोपोर्शनेट वोटिंग, यानी इसका यह मतलब हुआ कि इसका जो प्रोपोर्शन होगा वो किसके समतुल्य माना जाएगा? इक्वल माना जाएगा, नोबिलिटी के। और इन दोनों का, इसका इसके इक्विवेलेंट और इनका इसके इक्विवेलेंट क्या माना जाएगा? एक साथ माना जाएगा। लेकिन ये थर्ड स्टेट के जो 600 लोग थे इनका ऐसा मानना था कि ये जो चीज है, क्या चीज है? ये चीज बिल्कुल क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस बार आप बताइए टोटल अगर 300 किससे आ रहे हैं? क्लर्जी से। टोटल 300 किससे आ रहे हैं? नोबिलिटी से। और 600 किससे आ रहे हैं? थर्ड स्टेट से। तो टोटल 1200 लोगों का क्या होना चाहिए? एक कलेक्टिव वोटिंग होना चाहिए। और इस कलेक्टिव वोटिंग के अंदर ये डिसाइड हो कि भैया
टैक्स को फर्दर इंपोज किया जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जरा फिर से समझिए, आपको मालूम है कि मीटिंग कब ऑर्गेनाइज की जा रही है, 5 मई 1789 पर। अब जब ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इनको पहली बार तो क्या किया गया, बेइज्जत किया गया, इनको बाहर खड़ा कर दिया गया कि आपको क्लर्जी और नोबिलिटी के पीछे खड़ा रहना है। दूसरा, इन्हीं लोगों को टैक्स इंपोज करना है, इन्हीं के ऊपर टैक्स इंपोज होना है, और उसके बावजूद भी इनकी जो इच्छा है कि वोट कैसा होना चाहिए, 1 वोट, यानी अगर टोटल 1200 लोग हैं, समझिएगा बात को, 1200 लोग हैं तो क्या होना चाहिए, 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वोट 1 वैल्यू, यानी क्लर्जी की जो वोट की वैल्यू होगी वही किसके बराबर होगी, नोबिलिटी के, और उसी वही वोट की वैल्यू किसकी होगी, थर्ड स्टेट के। लेकिन राजा ने ये करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब जब राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ये इस मीटिंग को क्या करते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, और लेफ्ट करके क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। और ये लोग फिर 20 जून 1789, याद रखिएगा ये घटना, 20 जून 1789 को क्या करते हैं, इसी पैलेस ऑफ वर्साई के, इसी पैलेस ऑफ वर्साई के बाहर एक टेनिस कोर्ट था। पैलेस ऑफ वर्साई के बाहर एक टेनिस कोर्ट था। इस टेनिस कोर्ट के अंदर ये लोग क्या करते हैं, इस टेनिस कोर्ट के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ओथ लेते हैं। क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं कि राजा जब तक हम नहीं तेरा बजा देंगे बाजा, तब तक हम यहां पर क्या रहेंगे, कलेक्टिवली मिलते रहेंगे। और इस मीटिंग को 2 लोग होस्ट कर रहे थे, एक का नाम था मिराबियो, और एक का नाम था अबिशियास। एक मिराबियो जो बेसिकली था, मिराबियो बेसिकली बिलोंग करता था किससे, नोबिलिटी से। किससे बिलोंग करता था, नोबिलिटी से। और जो अबिशियास था ये बेसिकली बिलोंग करता था किससे, तुम्हारा क्लर्जी से, ये प्रीस्ट था। लेकिन इन लोगों को भी ये बात समझ में आ गई थी कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, उनके साथ क्या की जा रही है, गलत बदसलूकी की जा रही है। तो इन दोनों ने मिल करके आवाज अपनी बुलंद किया और अपना एक पैम्पलेट प्रिंट किया, व्हाट इज अ थर्ड स्टेट। पैम्पलेट जानते हो बच्चों, पैम्पलेट बेसिकली होल्डिंग एक इन्होंने बनवाई, व्हाट इज अ थर्ड स्टेट, यानी थर्ड स्टेट वह गया गुजराया लेवल है सोसाइटी के अंदर जिसको रोज टैक्स देना होता है, हमेशा टैक्स देना होता है, अपने मास्टर की सेवा भी करनी होती है, उसके बावजूद भी इसको कई प्रकार की यातनाएं क्या होनी पड़ रही हैं, झेलनी पड़ रही हैं। तो मेरे बच्चों ये बात कहां की थी हमारी, ये बात थी हमारी कहां की, ये बात थी हमारी कहां पर, ये जो हमारे कहां पर चल रही थी, पेरिस के इर्द गिर्द चल रही थी। तो पेरिस के इर्द गिर्द जो चीजें चल रही थी, तो लुईस 16 ने क्या सोचा कि मुझको क्या करना चाहिए, फर्दर टैक्स को क्या किया जाना चाहिए, इंपोज करना चाहिए, मुझे टैक्स को क्या करना चाहिए। देख चुके हैं कि भैया, फिर से आइए शुरू करते हैं कि लुईस 16 ने टैक्स बढ़ाने की कोशिश क्यों किया, क्योंकि उसको ये चीजें थी कि राजा क्या जा चुका है, कर्जे पर जा चुका है। अब राजा को समझ में आ रहा है कि अगर मैं लोगों के ऊपर फर्दर टैक्सेस को इंपोज नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो राजा ने सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, ब्रेड के ऊपर, यानी ब्रेड के ऊपर टैक्स बढ़ा देना चाहिए, टोबैको के ऊपर टैक्स बढ़ा देना चाहिए, और तमाम उसने चीजें सोची। तो इसके लिए आपने पढ़ा है कि हाउ डू वी थिंक वी हैड गॉन थ्रू, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इन द फ्रांस ऑफ ओल्ड रिजाइन द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इंपोज द टैक्स। ये मैंने आपको पढ़ाया कि राजा केवल ये डिसाइड कर सकता था कि कब स्टेट जनरल्स की मीटिंग को बुलाना है, राजा इस बात को डिसाइड कर सकता था कि कब मीटिंग को बुलाना है। राजा ये नहीं कर सकता था, उसकी पावर से बाहर था कि वो अपनी इच्छा भर से क्या कर सके। मैंने अभी बढ़ाया आपको कि वो अपनी इच्छा भर से क्या करे, किसी भी टैक्स को क्या कर सकता है, इंपोज कर सकता है, ये उसके अधिकार से क्या था, बाहर था। इसलिए उसने क्या किया, एक मीटिंग को बुलाया स्टेट जनरल की। कब बुलाया बेटा, 5 मई 1789 को।
इसके अंदर स्टेट जनरल्स बुलाए गए। स्टेट जनरल्स मैंने अभी आपको बताया कि तीनों स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हीं को क्या बोला गया, स्टेट जनरल। अब ये लास्ट टाइम कब हुआ था, 1614 पर। अब यहां पर मोनार्क, केवल मोनार्क के पास मैंने अभी बताया केवल एक ही अधिकार था कि कब मीटिंग वो बुलाना है। और लास्ट टाइम ये कब टैक्स इंपोज हुआ था, 1614 पर। तो यहां पर क्यों मीटिंग बुलाई जा रही है, क्योंकि उसको एक प्रपोजल पास करना है कि मुझको क्या करना है, नए टैक्सेस को फर्दर इंक्रीज करना है। इसके लिए क्या किया गया, रिस्प्लेडेंट हॉल यानी एक भव्य हॉल तैयार किया गया, किसका, वर्साई का। ठीक है, किसके लिए, टू होस्ट द डेलीगेट्स, स्वागत किया गया, किसका, डेलीगेट्स का मतलब आगंतुक लोगों का, जो लोग मेहमान आए उनका स्वागत किया गया। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट से टोटल कितने आए थे, 300, और थर्ड स्टेट से टोटल कितने आए थे, 600। और इन 600 से कहा गया कि आपको क्या है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के पीछे क्या हो जाना है, जाकर के खड़ा हो जाना है। तो अगर आप देखेंगे तो थर्ड स्टेट के अंदर लोग थे कौन, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, यही लोग थे। अब अगर ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और मर्चेंट्स हैं और ये लोग क्या थे, प्रॉस्परस थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर के ऊपर पढ़ाया है कि ये प्रॉस्परस कैसे थे, क्योंकि इनके ओवरसीज ट्रेड चलते थे। अब जिस व्यक्ति का ओवरसीज ट्रेड चलता हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलती हो, फैक्ट्री चलती हो, तो उसको कितने जिल्लत भरी बेइज्जती लगेगी, ये अजब बेइज्जती है, बताइए, बुलाया भी हमको और कह रहे हैं कि खड़े हो जाइए। इसके अंदर एजुकेटेड मेंबर्स भी थे, जैसे प्रोफेसर्स, लॉयर्स, ये लोग। और जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, जो थर्ड स्टेट के नीचे लाई करते थे, वुमेन्स थी, उनको इस असेंबली के अंदर एंट्री भी नहीं दी गई। और ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ये लगभग 40,000 लेटर्स को क्या करते हैं, लेकर के आते हैं। और ये 40,000 लेटर्स के अंदर ग्रीवियांसेस होते हैं लोगों के। ग्रीवियांसेस का मतलब होता है दुख, लोगों के, लोग दुखी हैं, लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या है, बोझ है, राजा हमारे ऊपर फर्दर टैक्सेस को मत इंपोज कर। लेकिन राजा कहां मानने वाला है, राजा तो कह रहा है कि नहीं, मैं क्या करूंगा, टैक्स को इंपोज करूंगा। अब अगर वो टैक्स को इंपोज करने ही चाह रहा है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो राजा चाह रहा है, ये चाह रहा है कि प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट, यानी क्लर्जी का वोट क्या हो, अलग से चले, अलग से वोट हो, क्लर्जी का अलग वोट हो, नोबिलिटी का अलग वोट हो, और थर्ड स्टेट का अलग वोट हो। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स और जो एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। अगर टोटल 1200 लोग इकट्ठे हुए हैं, तो 1200 के 1200 लोगों की क्या होनी चाहिए, वोटिंग पड़ना चाहिए, है कि नहीं। तो राजा चाह रहा था कि पुरानी प्रैक्टिस एज इट इज चले, लेकिन थर्ड स्टेट के लोग क्या चाह रहे थे कि नाउ वोटिंग शुड बी कंडक्टेड असेंबली एज अ होल, यानी 1200 लोगों की वोटिंग होना चाहिए। अगर 600+1 लोगों ने क्या कर दिया, ये सपोर्ट दे दिया कि नए टैक्सेस को इंपोज होना चाहिए, तो ही टैक्स इंपोज हो, अदरवाइज टैक्स इंपोज ना हो। और हर एक मेंबर की जो वोटिंग की वैल्यू हो वो कैसी हो, 1 वोट और 1 वैल्यू। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल किसने दिया था, रूसो ने दिया था। किस बुक में दिया था, अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर दिया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, कि वी द पीपल, और जो लोग होंगे रिप्रेजेंटेटिव, उनके बीच एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम तुमको अगर वोट दे रहे हैं तो तुम हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च करो, अच्छे अच्छे लॉ बनाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम 5 साल बाद तुम्हें क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक लोगों के बीच और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक अच्छा खासा क्या होगा, एक डील होगा कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ही लोग हमको क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। तो थर्ड स्टेट के लोग चाहते थे कि पूरे के पूरे 1200 लोगों का क्या होना चाहिए, वोट होना चाहिए। राजा चाह रहा था कि इक्वल प्रोपोर्शनेट वोटिंग हो, यानी इसकी अलग वोटिंग हो, नोबिलिटी की अलग हो, थर्ड स्टेट की अलग हो। तो जब किंग ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने हल्ला बोलते हुए, बाहर प्रोटेस्ट करते हुए उस हॉल से क्या कर गए, वो लोग बाहर निकल गए। और उन्होंने कहा कि अब हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। और थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि अब हम लोग पूरे फ्रांस के प्रति क्या करते हैं, ये स्पोक्समैन बनते हैं। स्पोक्समैन का मतलब होता है अब हम पूरे फ्रांस के लिए एक प्रवक्ता का काम करते हैं। अब हम पूरे फ्रांस के अंदर से क्या करेंगे,
जितना भी प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। और 20 जून 1789 के अंदर हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड्स ऑफ वर्साई, यहाँ पर क्या करते हैं लोग, कलेक्ट होते हैं। मैं आइए दिखा देता हूँ ये पिक्चर, ठीक है, इस पिक्चर को मैं दिखा देता हूँ। ये पिक्चर क्या है, ये देखिए, ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये लोग क्या हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। किस जगह पर कलेक्ट हो रहे हैं, टेनिस कोर्ट के अंदर। और इनको लीड करने वाले ये तुमको दिख रहे होंगे, ये है मिराबियो बेसिकली, ये है अबिसियास। ये लोग यहाँ पर ओथ ले रहे हैं कि जब तक हम लोग यहाँ पर मिलते रहेंगे, जब तक हम लोग फ्रांस के अंदर एक फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश नहीं कर देते हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को क्या नहीं कर देते हैं, एस्टैब्लिश नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और ये मीटिंग कब हुई थी, 20 जून 1789 को। और आप फर्दर देखेंगे इन द ईयर ऑफ 1791 इनका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आइए पीछे चलते हैं। आइए यहां पर हम लोग थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग अपनी पार्टी का नाम क्या रखेंगे। अपनी पार्टी का नाम उन्होंने क्या रखा, नेशनल असेंबली। पार्टी का नाम क्या रखा, नेशनल असेंबली। और उन्होंने स्वर मीन्स कसम खाई कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि हम लोग क्या नहीं बना देंगे, मैंने बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करेगा, राजा की पावर के ऊपर लगाम लगाएगा। क्योंकि मोनार्क राजा क्या है, राजाशाही क्या है, बेलगाम घोड़ा है। और उसके ऊपर जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक कि वो अपने एब्सोल्यूट नेचर का क्या करता रहेगा, यूज करता रहेगा, लोगों को परेशान करता रहेगा। अब इनका जो सपोर्ट करने वाले लोग थे उसका नाम था मिराबियो और अबिसियास। मिराबियो बेसिकली मैंने आपको बताया कि नोबिलिटी से बिलोंग करता था। और जो अबिसियास थे वो बेसिकली क्या थे, प्रीस्ट थे। ठीक है, इन्होंने कहा he was convinced that need to do away from the society of a feudal privilege। feudal का मतलब होता है सामंतवादी व्यवस्था, जिसमें एक टैक्स दे रहा है और एक टैक्स ले रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था को क्या हो जाना चाहिए, अंत हो जाना चाहिए। और एक ऐसी सोसाइटी होना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी होना चाहिए जिसके अंदर नो प्रिविलेज, यानी किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा राइट ना हो, नो प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। यानी ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या है, इक्वलिटी स्टैब्लिश हो। सोसाइटी के अंदर क्या स्टैब्लिश हो, इक्वलिटी हो। इसके लिए इन्होंने बहुत पावरफुल स्पीचेस की और क्राउड्स को असेंबल किया इन वर्साई में। और इन्होंने एक पैम्पलेट, बहुत फेमस पैम्पलेट है, व्हाट इज थर्ड स्टेट, व्हाट इज थर्ड स्टेट को भी क्या किया, पब्लिश किया। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यस देखिए, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक इन्फ्लुएंशियल प्रभावकारी एक क्या पैम्पलेट क्या किया, प्रस्तुत किया। इसके अंदर उन्होंने समझाया कि बेसिकली व्हाट इज थर्ड स्टेट क्या है। अब बताइए ये लोग 20 जून 1789 से किस पर काम कर रहे थे, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और इन द ईयर ऑफ 1791 ये लोग क्या बना लेंगे, पूरा का पूरा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। ठीक है ना, तो लिखा है व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट द वर्साई इन द ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो रेस्ट ऑफ फ्रांस था ये सीडेड विद द टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब उथल पुथल थी, पूरे कंट्री के अंदर आप देखेंगे कि क्या चल रहा था, उथल पुथल चल रही थी। क्यों चल रही थी उथल पुथल, देखिए क्योंकि आपको मालूम है कि पॉपुलेशन वहां की क्या हो रही थी, पॉपुलेशन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। और अगर डिमांड ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन सप्लाई वहां की क्या थी, लिमिटेड थी। सप्लाई क्या थी, लिमिटेड थी। अब अगर सप्लाई लिमिटेड होगी, अगर सप्लाई लिमिटेड होगी और उसके ऊपर क्या पड़ जाए, आपको मैंने पढ़ाया है कि नेचुरल डिजास्टर आ जाए, क्या आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, फ्लड आ जाए, या कई प्रकार के अलग अलग डिजास्टर आ जाए, जैसे हेल स्टोन आ जाए, तो इससे क्या होगा, सप्लाई और कम हो जाएगी। और अगर सप्लाई और कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब ये नेचुरल डिजास्टर के अंदर आपको पढ़ाया मैंने
कि कई प्रकार की चीजें होती हैं, उसी में एक चीज आपको बढ़ाया कि अगर बहुत सेवियर विंड पड़ जाए, तो सेवियर विंड में क्या होता है, फ्रॉस्ट होता है, कोहरा बहुत भयंकर पड़ता है, और कोहरे के साथ साथ अगर हेल स्टोन गिर जाए तो पूरा का पूरा फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब प्राइजेस बढ़ गए ब्रेड के प्राइजेस क्या हो गए, बढ़ गए, तो लोगों ने जगह जगह पर क्या स्टार्ट कर दिया, ब्रेड राइट्स स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, ब्रेड राइट्स। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जगह जगह पर लोग जाएंगे और बेकर्स को क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, उसकी दुकान के अंदर घुस जाएंगे, और जितना भी होर्डेड, जितना भी उस व्यापारी ने क्या कर रखा होगा अपने घरों के अंदर, अपनी दुकानों के अंदर ब्रेड्स को क्या कर रखा होगा, छुपा रखा होगा, लोग जाकर के उसको लूट लेंगे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन द लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, और बेकरी के अंदर बाहर महिलाएं घंटों इंतजार करती हैं कि अब उनका नंबर आएगा, अब उनका नंबर आएगा, लेकिन होता क्या है कि उनको नंबर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, बाद में शॉपकीपर कह देता है कि जाओ आज ये ब्रेड क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो गुस्साई भीड़ क्या कर जाती है, स्टॉर्म घुस जाते हैं कहां पर, शॉप्स के अंदर, और इसी सेम टाइम पर आप देखेंगे किंग ऑर्डर देता है किसको, पेरिस के अंदर, कि भैया क्या करो, जा करके कंट्रोल करो इस सिचुएशन को। अब आइए जरा यहां पर चैप्टर की शुरुआत देखिए। चैप्टर की शुरुआत में क्या लिखा है, चैप्टर की शुरुआत में ये लिखा हुआ है, ये देखिए चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर आइए, चैप्टर की शुरुआत में क्या लिखा है कि यही छोटी मोटी घटनाएं, ब्रेड राइट्स, फूड राइट्स, 14 जुलाई 1789 के अंदर पेरिस ऑफ सिटी के अंदर क्या कर दिया जाता है, अलार्म घोषित कर दिया जाता है, और किंग ने कमांड किया ट्रूप्स को कि जाओ सिटी के अंदर इस कंट्रोल सिचुएशन को अनकंट्रोल सिचुएशन को क्या करो, कंट्रोल करो। और र्यूमर्स फैल जाती हैं, तभी 7,000 मेन्स और वुमेन्स अपना खुद का मिलिटिया बना करके किसको डिस्ट्रॉय कर देती है, बताइए किसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इस बेस्टाइल नाम के किले को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी मेरे दोस्त ये पिक्चर यहाँ से क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, ये पिक्चर यहाँ से क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। तो आप अगर देखें तो ये चीज कहाँ चल रही थी, बेस्टाइल फोर्ट कहाँ पर फोड़ा जा रहा था, पेरिस के अंदर। तो इसी तरीके की और सिचुएशन चल रही थी कंट्री साइड के अंदर। अब कंट्री साइड के अंदर, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, पहली बात तो कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजेस। अब विलेजेस के अंदर लोगों ने एक र्यूमर और सुनी कि भैया जितना भी लैंडलॉर्ड टाइप के लोग हैं, जितना भी क्या है, बैंड ऑफ ब्रिगेंड जानते हैं, बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स, बैंड ऑफ ब्रिगेंड, बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स का मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे कि लुटेरे का एक दस्ता, ये लुटेरों के दस्तों को हायर किसने किया था, जो वहां के लैंडलॉर्ड थे। इन लैंडलॉर्ड ने क्या किया, ये बेसिकली अफवाह थी, इसमें कितनी रियलिटी है भगवान जाने। इन लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स को, यह अफवाह फैलाई गई, इनको हायर किया गया है, और ये बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स क्या करेंगे, हमारी फसल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारी क्रॉप्स को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और आपको मालूम है कि एक पीजेंट के लिए क्रॉप उसकी संतान की जैसी होती है। और ये खबर, ये जो र्यूमर की खबर थी, विलेजेस टू विलेज क्या हो गई, फैल गई, कि जो लॉर्ड ऑफ मेनोर है, मेनोर का मतलब क्या होता है, यहां पर लिखा है एन स्टेट कंसिस्टिंग द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंसन। मैंसन मीन्स होता है महल, यानी महल और लैंड का जो मालिक होता है, बड़ी लैंड का मालिक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। यानी लैंडलॉर्ड्स ने यह ऑर्डर दिया है कि बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स को कि तुम जाओ और जगह जगह पर फसल को क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। ये लिखा है, हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेंड हु आर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप, पकी पकाई फसल को क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। अब एक पीजेंट कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी फसल को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। कॉट इन द फ्रिंजी ऑफ फियर, और इस भय और आतंक के माहौल पे जो पीजेंट हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई एक्शन होगा, एक्शन होने से पहले हमें दुगना क्या कर देना चाहिए, एक रिएक्शन कर देना चाहिए। तो पीजेंट्स ने क्या किया, सेवरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीज्ड हो। सीज्ड हो का मतलब, हो और पिचफोर्क बेसिकली क्या होता है, देखिए हो और पिचफोर्क मैं ऐसे समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये इस तरीके का एक डंडा है इसमें, और ये इसके अंदर ये क्या निकले हुए हैं, कांटे टाइप की चीज निकली हुई है, और इस तरीके के चीज को, ये बेसिकली एक कुदाल टाइप की चीज है, और इस तरीके के है ना,
इस तरीके का कुछ वेपन्स लोगों के पास था, क्योंकि बेटा बेटा किसान आदमी के पास क्या ही होगा, यही वेपन्स होंगे। इन वेपन्स को क्या करता है, वो उठाता है और अटैक कर देता है टिटॉक्स। टिटॉक्स का क्या मतलब है, महल के ऊपर क्या कर देता है, लिखा हुआ है कैसल। कैसल मीन्स महल, जहां पर बेसिकली रेजिडेंस था किसका, इस लैंडलॉर्ड का। यहां पर जहां पर किंग और नोबल मैन क्या करते थे, रहते थे, उस महलों के ऊपर लोगों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब जब अटैक करेंगे तो ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, इनके क्या थे, इन्होंने होर्डेड ग्रेन यानी फूड की सप्लाई को क्या रखा था, बहुत बड़े लेवल पर भंडार कर रखा था। उसको क्या कर रखा था, मार्केट में आने नहीं दे रहे थे। तो लोगों ने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसको क्या करते हैं, लूट लेते हैं। अब लूट लेने के बाद आपको मालूम होगा कि तमाम लैंडलॉर्ड, पुरानी मूवीज के अंदर देखा होगा आपने कि तमाम लैंडलॉर्ड क्या करते थे, जो छोटे किसान टाइप के लोग होते थे उनको क्या करते थे, कुछ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या दिया करते थे, बेसिकली लोन दिया करते थे। तो लोगों ने कहा कि भैया लोन की जितनी भी चीजें हैं वो कहां पर लिखता है राजा, इस बही खाते के ऊपर लिखता है, ठीक है। और इसके अंदर उसने पूरा क्या लिख रखा है, मेमोरियल ड्यू रखा है कि मुझको कितना देना है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसको क्या करते हैं, इस मेमोरियल ड्यू को यहीं पर नष्ट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज को भी लोगों ने क्या कर दिया, जला दिया। यानी अनाज का अनाज लूटा और क्या किया, मेमोरियल ड्यू को भी क्या कर दिया, जला दिया। और आप बताइए, तो जब लोग इस तरीके के बड़े बड़े अटैक करेंगे, तो जब बड़े बड़े अटैक करेंगे तो बताइए यहाँ के जो नोबल मैन होंगे या जो लैंडलॉर्ड होंगे वो क्या करेंगे, डरेंगे। क्यों, वो समझ जाएंगे कि अब जनता पगला चुकी है, और जनता अगर पगला चुकी है तो किसी भी टाइम पर हमारे ऊपर भी क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। और अगर हमारे ऊपर अटैक कर सकती है तो हमें क्या होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। हमें क्या कर लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए, क्योंकि इसी भागने में ही क्या है हमारी, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो इस फिगर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, जैसे बॉर्डेक्स हमारा फ्रांस के अंदर है, यहां से लोग निकल निकल के कहां भाग रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जान पर आ चुकी है। वो समझ चुके हैं कि किसान पागल हो चुका है, अब अगर हम उसके हाथ लग गए तो हमें क्या कर देगा, वो मार देगा। तो लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स एंड मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो, भाग गए लोग। अब जब जगह जगह पर इस तरीके की इवेंट्स होंगी तो भैया जो लुई 16 था, ये लुई 16 इस चीजों को देख रहा होगा। अब लुई 16 को ये बात समझ में आ गया कि अगर मैं अभी किसी प्रकार से अगर इस भीड़ को कंट्रोल नहीं करूंगा तो मुझको भी सीधा जीसस क्राइस्ट के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरीके के हो रहे रिवोल्ट्स को, रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स को लुई 16 ने क्या किया, फाइनली अकॉर्ड किया रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, यानी नेशनल असेंबली को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसने क्या किया, दर्जा दिया। और कहा कि भैया इसकी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और जो भी पावर्स हैं वो अब चेक किए जाएंगे। किसकी किसकी बात हो रहा है, खुद की। यानी मैं पहले कैसा था, मैं पहले था एब्सोल्यूट मोनार्क, यानी मेरे ऊपर कोई भी बेलगाम मैं घोड़ा था। क्या था, मैं बेलगाम घोड़ा था। अब मेरी जितने भी एब्सोल्यूट मोनार्क होंगी, इनको मैं आज से कहता हूं कि मेरे ऊपर भी आज से कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी मैं आज से घोषित करता हूं कि अब मैं क्या हो जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। यानी मेरी जितनी भी पावर्स होंगी, मेरी जितनी भी पावर्स होंगी वो आज से किसके द्वारा कंट्रोल की जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आज से मेरे ऊपर कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यस और नो। तो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 एन असेंबली पास्ड अ डिक्री, डिक्री मींस होता है लॉ, एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड द टैक्स। उसने कहा कि जो थर्ड स्टेट को जो टैक्स देना पड़ता था, कितने प्रकार के टैक्स देना पड़ते था, जो क्लर्जी होता था वो बेसिकली यहाँ से टिथे लेता था, और जो नॉबिलिटी होता था वो इस थर्ड स्टेट से क्या लेता था, टाइल लेता था। उन्होंने कहा आज से ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आज से सारा क्या क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। और आज से थर्ड स्टेट और जो क्लर्जी और नॉबिलिटी है, ये आज से क्या किए जाते हैं, इनको अपना प्रिविलेज यानी जो एक्स्ट्रा राइट्स है इसको क्या होना लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और टिथे और टाइल को क्या कर दिया गया, आज से बंद कर दिया गया। और जितना भी चर्च के नाम पर लैंड थी उसको क्या कर लिया गया, सीज कर लिया गया। कॉन्फिस्केट मींस सीज कर लिया गया, कंट्रोल ले लिया गया। और कितनी प्रॉपर्टी थी चर्च के नाम पर, 2 बिलियन लीवर। अब जो राजा था
लुई 16 वो ये बात समझ गया कि मेरा क्या बन गया, पोपट बन गया, क्योंकि राजा ने, आपको पता होगा, 2 बिलियन लीवर से ज्यादा कर्जा लिया हुआ था एट द रेट ऑफ 10%, और वो अब समझ गया कि मेरा पोपट हो गया। अकेले 2 बिलियन लीवर की प्रॉपर्टी तो किसके बगल में थी, क्लर्जी के पास थी। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है वो मैं अभी अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज इसको कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि बिफोर एग्जाम आपकी एसएसटी की काफी सारी क्लासेस आप तक पहुंचा दिया जाए, और मैं जल्द ही साइंस भी आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।